When light is incident on any medium, there are two types of phenomena that occur. One is called lateral shift and other is called normal shift. हम अगर एक ग्लास लेते हैं और उस ग्लास के अंदर लेटरल शिफ्ट और नॉर्मल शिफ्ट दोनों को देखना है हमें कि क्या है लेटरल शिफ्ट और क्या है नॉर्मल शिफ्ट। तो अगर हम एक ग्लास का सिस्टम कंसिडर करते हैं, ये मैंने एक ग्लास बनाया और इस ग्लास में हमने एक ग्लास का सिस्टम बनाया और इस ग्लास में हमने ये ग्लास अगर हम कंसिडर कर ले रहे हैं और इस ग्लास को अगर हम ऊपर से देखते हैं तो दिस इज कॉल्ड टॉप व्यू। क्या कहेंगे इसको? टॉप व्यू। और अगर हम इस ग्लास को सामने से देखते हैं तो हम इसको कहेंगे फ्रंट व्यू। तो हम रिफ्रैक्शन करते समय मान लेते हैं इस कांच की ग्लास में हमने पानी भर रखा है अप टू द टॉप फेस, सरफेस तक भर रखा है पानी, और इसके अंदर अगर हम एक पेंसिल डाल दे, ऐसे इमर्ज कर दे पेंसिल, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि अगर हम लेटरल व्यू लेना चाहते हैं, एक ग्लास का टम्बलर लिया और उस ग्लास के टम्बलर में हमने एक पेंसिल रख दिया और जैसे ही हम पेंसिल को डालेंगे हम ऑब्जर्व करेंगे कि अगर हम फ्रंट व्यू देखें तो पेंसिल हमें टूटी हुई सी दिखाई देगी। हम ऐसा देखेंगे कि पेंसिल जो है वो टूटी हुई सी दिखाई देगी एट द सरफेस ऑफ इंटरफेस। दूसरा फेनोमेना हम ये देखते हैं कि अगर हम इसी कांच की ग्लास में एक कॉइन डिप कर दें, इमर्ज कर दे कॉइन, इसके अंदर हम एक कॉइन डाल दें, यूं हम यहाँ पे एक कॉइन डाल दें और इस कॉइन को अगर टॉप व्यू से देखें तो हम ये देखेंगे कि कॉइन अपने जो बेस पे है, टम्बलर के बेस पे है, वो कॉइन अपने हाइट से, अपने डेप्थ से कुछ ऊपर दिखाई देता है। वी ऑब्जर्व दैट द कॉइन इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अ टम्बलर फ्रॉम द बॉटम। वी ऑब्जर्व दिस टू phenomena. The phenomena that we observe where the pencil appears to be broken is lateral shift, and the phenomena in which the coin appears to be in upward direction from the bottom is called normal shift. अब lateral shift और normal shift दोनों के दोनों एक साथ अकर होते हैं, लेकिन उसे देखने के लिए, lateral shift को देखने के लिए हमें फ्रंट व्यू देखना होगा फ्रॉम द फ्रंट व्यू, एंड नॉर्मल शिफ्ट जानने के लिए हमें टॉप व्यू लेना होगा। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि रिफ्रैक्शन के ये दो फेनोमेनाज को हम लोग स्टडी करेंगे और इन दोनों फेनोमेना के स्टडी के लिए हम लोग एक सिस्टम कंसिडर करते हैं एंड दैट सिस्टम इज कंसिडर्ड टू बी ग्लास लैब। तो हमारा ग्लास लैब क्या है? तो ग्लास लैब जनरली हम ये कह सकते हैं कि एक रेक्टेंगुलर क्यूब हम ले लिए, क्यूब या क्यूबॉइड के शेप का एक सिस्टम जो ग्लास से बना हुआ है, उसी को हम लोग ग्लास लैब का नाम देते हैं। तो ग्लास लैब अगर देखा जाए तो ग्लास लैब की डेफिनेशन होगी, इट इज ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस बाउंडेड बाय टू पैरेलल सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस को बाउंड करने वाला सरफेस जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम ये कह लें कि हमारे पास ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये हम कह लें मीडियम दूसरा है और ये मीडियम दूसरा है, अलग अलग टाइप के मीडियम हम कंसीडर कर लें। तो ये देखिए कि ये जो मीडियम बाउंड करके रखा है रिफ्रैक्टिंग सरफेस को, दैट सरफेस इज कर्व। तो हमारा कर्व सरफेस नहीं होना चाहिए। ग्लास लैब क्या होगा कि जो सरफेस है वो प्लेन होना चाहिए। ठीक है, तो प्लेन सरफेस है और हम इसको बाउंड करके रखे हैं, तो जनरली ग्लास लैब हमारा इस तरह का रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन हम 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये देखें कि यहाँ हमारा मीडियम नंबर 1 है
और यहाँ हमने मीडियम नंबर 2 ले लिया है। अगर ये ग्लास से बना हुआ है तो मीडियम 2 क्या है, ग्लास, और उसको हम लोग कहाँ रखे हैं, एयर में। अब देखें कि ये जो सरफेस है दैट सरफेस इज प्लेन होना चाहिए, प्लेन पैरेलल सरफेस, तो इसको मिले 2 प्लेन पैरेलल सरफेस, 2 प्लेन पैरेलल सरफेस। तो पहला प्लेन हमने ये कंसीडर किया एंड दूसरा प्लेन ये कंसीडर किया, और इसके बाद फिर से एयर है और इसी के बीच में हमारा मीडियम बाउंड है। तो दिस सिस्टम इज कंसीडर्ड टू बी ग्लास स्लैब। दोनों सरफेस कैसे होने चाहिए, दोनों सरफेस एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। तो अब हमें ये ग्लास स्लैब में देखना है कि इस ग्लास स्लैब की स्टडी में हम कैसे लेटरल शिफ्ट को जानेंगे और कैसे नॉर्मल शिफ्ट को जानेंगे। ठीक है, तो लेटरल शिफ्ट जानने के पहले अब थोड़ा सा हम ये कहेंगे कि ये मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है जिसमें मैंने ये एक ग्लास स्लैब ड्रॉ कर रखा है। दिस इज ए ग्लास स्लैब। ये हम कह लें कि ये हमने एक ग्लास स्लैब बना रखा है। इस ग्लास स्लैब की थिकनेस मैंने T कंसीडर कर रखी है बच्चों, और हमने AB लाइट इंसिडेंट करवाया है। इंसिडेंट रे हमारा क्या है, AB। वो AB इंसिडेंट कर रहा है। मान लिया जाए इस ग्लास स्लैब को हम लोगों ने एयर में रख रखा है, तो हम ये कह सकते हैं कि एयर इज इन कंपेरिजन टू ग्लास इज मोर ऑप्टिकली रेयर, बट ग्लास इज मोर ऑप्टिकली डेंसर देन एयर। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंट मीडियम होने का मतलब डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी होगी, तो ऐसे कंडीशन पे रिफ्रैक्शन कॉज होगा। तो हम ये जानते हैं कि एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होती है। सो व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, द रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। रे ऑफ लाइट को जाना कैसे चाहिए था, सीधे ये जो डॉटेड लाइन मैंने बना रखे हैं, ए डैश, ए से लेके ए डैश, ये पाथ होना चाहिए था रे ऑफ लाइट का। बट जैसे ही हमारा इंटरफेस इनकाउंटर हुआ एंड दिस इज इंटरफेस बी, और इसको हम लोग FB इज द इंटरफेस। इंटरफेस के बाद लाइट हमारी अपने ओरिजिनल पार्ट पे ना जाके क्या हुई, बेंड हो गई। क्यों बेंड हो गई, क्योंकि रिफ्रैक्शन हुआ, और बेंडिंग होते समय नॉर्मल की तरफ बेंड क्यों हुई है, क्योंकि जो मीडियम है जिसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है वो इंसिडेंट मीडियम से डेंसर है, इसलिए लाइट बेंड हुई टुवर्ड्स नॉर्मल। और यहाँ पे हमारा एंगल बना, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। सो यहाँ जो एंगल बना है दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और लाइट A से B से फिर कहाँ पहुँची, C, सच दैट दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ अब देखेंगे कि नाउ लाइट रीचेज एट पॉइंट C which is interface number 2 which separate glass with air। अब हम देखेंगे कि जैसे C पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हुआ है, ये एंगल हमने कह दिया I डैश। I डैश इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर अ इंटरफेस सेकेंड, एंड देयर आफ्टर दिस एंगल को मैंने क्या कहा है, दिस एंगल इज कंसिडर्ड टू बी I डैश। नाउ हम ये देखेंगे कि लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, इसलिए लाइट का पाथ क्या हो जाएगा, ये CD। तो यहाँ अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं फ्रॉम द फिगर AB इज इंसिडेंट लाइट, क्या है, इंसिडेंट रे है, CD जो रे है वो मीडियम से बाहर निकला है, तो इसको हम लोग इमर्जेंट रे कह लें, इमर्जेंट रे कहेंगे। पहले रेयर से डेंसर में गया, डेंसर से जब रेयर में फिर से आया, तो इस रे को हम CD को क्या कहेंगे, इमर्जेंट रे। BC को क्या कहेंगे, BC को कहेंगे हम रिफ्रैक्टेड रे। एंड B and C are 2 points, one for the interface number 1 and C is the interface for interface number 2। तो ये 2 पॉइंट हैं जहाँ पे लाइट इंसिडेंट रे आके इंटरैक्ट कर रही है। दूसरा हम कह सकते हैं BE हमारे इंटरफेस नंबर 1 पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है, एंड FC जो नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है वो हमने इंटरफेस नंबर 2 के लिए ड्रॉ कर रखा है।
ठीक है। अब यहाँ पे इस एंगल को हम लोग कह ले, हियर एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट एंगल एट इंटरफेस 1, इंटरफेस 1 पे। एंगल आर रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल एट इंटरफेस 1। एंगल आई डैश इंसिडेंट एंगल, एंगल एट second interface, this one is second interface, interface 2, and angle E is called emergent angle, emergent angle क्योंकि emergent ray ने इसे बनाया है तो emergent angle at interface 2। ठीक है, और हमारा जो ग्लास है वो किसका बना हुआ है, ये हमारा स्लैब जो है वो ग्लास का बना हुआ है, इसलिए इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग म्यू जी लिख ले, और म्यू ए क्या है, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। एक और पॉइंट है यहाँ पे, टी इज द थिकनेस ऑफ अ मटेरियल, इसको मैं यहाँ पे नोट कर ले रहा हूँ, टी इज थिकनेस, थिकनेस ऑफ स्लैब, स्लैब की थिकनेस को कह लिया। ठीक है, अब हमें ये जानना है, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये लाइट में ये इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंट के बीच में क्या रिलेशन है। तो बच्चों, when light is incident on a glass slab, the angle of incidence is always equals to angle of emergent। ठीक है, तो in glass slab, in glass slab, angle of angle I is equals to angle E, angle I angle E के बराबर होता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखेंगे कि लाइट अपने पाथ से बेंड हो गया, तो बेंड होने के बाद लाइट ए से बी पे पहुंचा, बी से लाइट कहाँ पहुंच रहा है, रे पहुंची है सी पे, और सी से फिर डी पे, और डी जो रे है सी डी रे वो हमारे ए बी के पैरेलल हो जा रही है आफ्टर एमर्जेंट फ्रॉम द ग्लास स्लैब। जैसे ही वो ग्लास स्लैब से बाहर निकलेगी, ये दोनों रेज, ये जो इसको ए बी को आगे हम रिप्रोड्यूस करें, और सी डी एमर्जेंट रे दोनों के दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो जहाँ से ये रे पैरेलल हुई हैं, जिस जगह से ये रे पैरेलल हुई हैं, जहाँ से ये पैरेलल होना शुरू करती हैं, मीन्स एट द पॉइंट ऑफ इमर्जेंट, ये पॉइंट क्या कहा जाएगा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इमर्जेंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, अगर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इमर्जेंट अगर हम इंसिडेंट रे को रिप्रोड्यूस करें, आगे फर्दर प्रोड्यूस करें, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इंसिडेंट रे फर्दर प्रोड्यूस एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इनके बीच का जो सेपरेशन होगा, दैट सेपरेशन इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। तो सेकेंड पॉइंट हम ये जानेंगे, इन ग्लास, पहला पॉइंट ये जाने, इन ग्लास स्लैब एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल ई। सेकेंड पॉइंट ये देखेंगे, x इज इक्वल्स टू लेटरल शिफ्ट, मतलब कि लाइट को जाना चाहिए था सीधे, लेकिन वो क्या हुआ, बेंड हो गया। अगर हम एक पेंसिल को ऐसे रखते हैं तो हम जब लेटरली देखेंगे तो हम पेंसिल को होना चाहिए था बिल्कुल सीधा, लेकिन पेंसिल वहाँ से ब्रोकन दिखेगी और पेंसिल हमें BC वाले पाथ पे दिखेगी। तो कितना उसके पेंसिल के टॉप पॉइंट से, मतलब पॉइंटेड एरिया से कितना सेपरेशन होगा परपेंडिकुलरली, पेंसिल अगर सीधा होता तो उसी को हम क्या कहेंगे, लेटरल शिफ्ट। तो लेटरल शिफ्ट क्या है, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ इमर्जेंट, पॉइंट ऑफ इमर्जेंट मतलब ये जहां से इमर्जेंट रे हमारे ग्लास स्लैब से बाहर निकली है, पॉइंट ऑफ इमर्जेंट to incident ray when further produced, incident ray when further produce। अगर इंसिडेंट रे को हम फर्दर प्रोड्यूस कर दें
तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट ऑफ इमर्जेंस से इंसिडेंट रे पे जो होगी दैट इज x इज कंसिडर्ड टू बी लेटरल शिफ्ट। तो इसको अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब आगे हम ये जानेंगे बच्चों कि ये लेटरल शिफ्ट जो है, लेटरल शिफ्ट जो है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड होता है। लेटरल शिफ्ट हुआ तो अब हमें ये जानना है कि ये लाइट C यहाँ x की डिस्टेंस कितनी होगी, x कम होगा ज़्यादा होगा, किस किस फैक्टर पे ये x की सेपरेशन, x की वैल्यू डिपेंड होती है। तो x क्या है, लेटरल शिफ्ट है। तो लेटरल शिफ्ट की वैल्यू किस किस फैक्टर पे डिपेंड होती है, तो उसको नोट करते हैं। लेटरल शिफ्ट इज डिपेंड ऑन नंबर 1 एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट पे डिपेंड होता है। सेकंड है थिकनेस ऑफ मटेरियल, थिकनेस ऑफ स्लैब। और थिकनेस ऑफ स्लैब क्या है, दिस वन T, ये यहां से लेके यहां तक दो प्लेन पैरेलल सरफेस के, एक जहां पे इंसिडेंट हुई राइट और एक जहां से इमर्जेंट हो रही है। इंसिडेंट रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से लेके पॉइंट ऑफ इमर्जेंट के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट C यहाँ है, इमर्जेंट यहाँ है, पॉइंट ऑफ B इंसिडेंट पॉइंट का यहाँ है, तो इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एंड दैट इज कॉल्ड थिकनेस ऑफ द स्लैब। और किस पे डिपेंड होगा, थिकनेस ऑफ स्लैब, जिसको मैं T से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एंड थर्ड पॉइंट, it is depend on refractive index of medium, index of slab. Refractive index of slab means refractive index of relative refractive index of slab, that is refractive index of glass with respect to जिस मीडियम में रखा है, किस में रखा है, एयर। इन तीन फैक्टर पे हमारी लेटरल शिफ्ट डिपेंड होती है। तो अब हमें ये जानना है कि ये तीनों कंडीशन जो मैंने लिख रखी है कि इन ग्लास स्लैब एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल E। सेकेंड पॉइंट, लेटरल शिफ्ट किस किस फैक्टर पे डिपेंड है और लेटरल शिफ्ट x की वैल्यू कितनी होगी, तो ये हम जानेंगे। इन सारे ये जो कंक्लूजन मैंने लिख रखा है, 3 कंक्लूजन, पॉइंट नंबर 1 I इज इक्वल्स टू E, पॉइंट नंबर 2 ग्लास लेटरल शिफ्ट क्या होती है, पॉइंट नंबर 3 किस किस फैक्टर पे डिपेंड है, इसको हम जानेंगे। ठीक है, एक और चीज़ देखेंगे कि देयर इज ए बेंडिंग हुई है, और बेंडिंग होने का मतलब लाइट अपने पाथ से डेविएट हो गया। तो अगर डेविएट हुआ है तो व्हाट विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन। फोर्थ पॉइंट हम लोगों को क्या जानना है, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, और एंगल ऑफ डेविएशन को हम डेल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी हम इन्हीं सारे फैक्टर्स को देखते हैं एक साथ, धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को, चारों फैक्टर को जानेंगे। उसके बाद देखेंगे लेटरल शिफ्ट की मैक्सिमम और मिनिमम होने की कंडीशन क्या है, कब लेटरल शिफ्ट मैक्सिमम होगा, कब लेटरल शिफ्ट मिनिमम होगा। तो इसे देखना है हमें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन। तो अगर देखा जाए तो एंगल ऑफ डेविएशन ये बता रहा है कि इट इज एन एंगल between incident ray when produced to refracted ray in medium। मीडियम में किसके किसके बीच का एंगल, इंसिडेंट रे को आगे प्रोड्यूस कर दिया जाए और रिफ्रैक्टिव रे जो हो रहा है उनके बीच का जो एंगल होगा, उसी एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और दिस एंगल ऑफ डेविएशन इज ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर लेटरल शिफ्ट। ठीक है, तो हम इसे अगला नाम क्या कह सकते हैं, अभी इसको जानेंगे। इसका दूसरा नाम क्या है, एंगुलर लेटरल शिफ्ट, एंगुलर लेटरल शिफ्ट। ठीक है, तो अभी देखना हमको ये है कि इंसिडेंट रे हमारा ये है, दिस ए बी इज इंसिडेंट, व्हेन इट इज फर्दर प्रोड्यूस इट विल रीचेज एट ए डैश।
So A dash is the incident ray when there is no refraction. अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो A dash क्या होता, इंसिडेंट रे की पाथ होती। क्योंकि रिफ्रैक्शन हुआ है तो B के बाद इंसिडेंट रे जो रे है वो B के बाद A डैश की तरफ ना जाके C की तरफ गई है, और ये जो एंगल बना नॉर्मल से और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में वो एंगल R है। लेकिन एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल। सो दिस एंगल इज कंसिडर्ड टू बी एंगल ऑफ डेविएशन। इस एंगल को हम लोग क्या नाम दे देंगे बच्चों, तो दिस एंगल इज कंसिडर्ड टू बी एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू, एंगल ऑफ डेविएशन निकालना चाहें तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर ये लाइन अगर सीधे चली जाती तो ये पूरा एंगल आई होता, और एंगल आई में से एंगल आर को माइनस कर ले तो ये वैल्यू आएगी आई माइनस आर। क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, इसलिए I माइनस आर निकला है। अगर रिफ्रैक्शन हो रहा होता डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में तो R माइनस आई होता। तो इसको हम जनरली ये कह सकते हैं कि हमने I माइनस आर के को मॉड में रख लिया, मॉडुलस इसका कैलकुलेट कर लेंगे जिससे हमें एंगल की मैग्नीट्यूड मिल जाएगी। ठीक है, मॉडुलस कैलकुलेट करने का मतलब क्या है बच्चों, अगर हम मॉडुलस निकाल रहे हैं -2 का तो उसकी वैल्यू क्या होगी +2, और अगर +2 का मॉडुलस निकाल रहे हैं तो वो भी +2 होगा। मीन्स मॉडुलस वैल्यू में हम साइन को कंसीडर नहीं करते, सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसीडर करते हैं। सो एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है अगर आपको, तो आप सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का, अगर सिर्फ एंगल को मैग्नीट्यूड को जानना है आपको तो सिंपली I माइनस आर आपको करना है। अगर नेगेटिव साइन आ रहा है, पॉजिटिव साइन आ रहा है, इट डिपेंड्स कि मीडियम इंसिडेंट का मीडियम क्या है और रिफ्रैक्टेड का मीडियम क्या है, तो वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए हमने फॉर्मूला क्या यूज़ कर लिया, I माइनस आर। व्हाट इज I, एंगल ऑफ इंसिडेंट, व्हाट इज R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहाँ इस केस में हमारा क्या हो रहा है, रेरर से डेंसर में आ रहा है लाइट, इसलिए हम इसको I माइनस आर लिखे हैं। अगर डेंसर से रेरर में जाता तो R माइनस आई लिखते, हार्डली मैटर क्योंकि हमने मॉडुलस में रखा हुआ है वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन कंप्लीट हो गया कि व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन, और इस एंगल ऑफ डेविएशन को कैसे हम पता करेंगे। ओके, नाउ अब हम ये जानेंगे कि इन ग्लास स्लैब एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल E कैसे होगा। उसके बाद हम ये सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट को जानेंगे धीरे धीरे कि लेटरल शिफ्ट को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा और कैसे लेटरल शिफ्ट हम कह रहे हैं कि इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं हाउ एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल E। ठीक है, तो एंगल I की वैल्यू एंगल E के बराबर करने के लिए मान लेते हैं इस ट्रायंगल में, इस गिवन फिगर में यहाँ पे कई डिफरेंट ट्रायंगल्स भी बन रहे हैं, तो उनको हम छोड़ दें। तो पहले ये कह लें कि मान लिया जाए हम इस इंटरफेस के लिए कंसिडर करें, इंटरफेस नंबर 1 के लिए कंसिडर करें, तो लाइट कहाँ से आ रही है, रेरर से आ रही है, एयर से आ रही है, कहाँ जा रही है, ग्लास में जा रही है। तो हम कहेंगे फॉर इंटरफेस नंबर 1, फॉर इंटरफेस 1 लाइट क्या हो रही है, when light moves from कहाँ से कहाँ, रेरर टू डेंसर। हमारे इस केस में रेरर क्या है, एयर है, फ्रॉम एयर टू ग्लास। तो अगर एयर से ग्लास में लाइट जाती है तो हमें क्या करना है, तो अब अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इंटू साइन वैल्यू ऑफ एंगल I इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इंटू साइन वैल्यू ऑफ एंगल R। इस इंटरफेस के लिए I और इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव एयर है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए। यहाँ पे एंगल R बना है तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और इसी इक्वेशन को अगर हम चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू म्यू जी अपॉन म्यू ए, एंड दिस इज कंसिडर्ड टू बी इक्वेशन नंबर 1. नाउ फॉर इंटरफेस नंबर 2, फॉर इंटरफेस 2
इंटरफेस टू का क्या है, व्हेन लाइट कहां से जा रही हो बच्चों, व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम, कहां से कहां मूव कर रही है, लाइट मूव कर रही है ग्लास से एयर में, व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम ग्लास टू एयर, अगर लाइट ग्लास से एयर में मूव करती है तब इस इंटरफेस के लिए अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं तो हम कहेंगे दिस एंगल, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है तो दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका क्या है, ग्लास का, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि म्यू जी साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट, और साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट को मैंने क्या लिखा है, आई डैश लिखा है, विच इज इक्वल्स टू म्यू ए इंटू साइन एंगल ऑफ, यहाँ जो एंगल लिखा है वो क्या है, इमर्जेंट। ठीक है, तो यहाँ से रिलेशन से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट मीन्स साइन आई डैश अपॉन साइन ई इज इक्वल्स टू म्यू ए अपॉन म्यू जी, एंड दिस इज कंसिडर्ड टू बी इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब यहाँ हमें देखना है इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हम पाएंगे क्या कि साइन आई अपॉन साइन आर, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हम इस पॉइंट को यहाँ नोट करते हैं इस रीजन में, मल्टीप्लाई इक्वेशन किसको किसको मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई 1 and 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हम देखेंगे साइन एंगल ऑफ आई अपॉन साइन एंगल आर इज इनटू, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन, इनटू साइन एंगल आई डैश अपॉन साइन एंगल ई इज इक्वल्स टू, यहाँ देखें इसके मल्टीप्लिकेशन में दोनों म्यू जी यहाँ न्यूमरेटर में है, यहाँ म्यू जी डिनोमिनेटर में है, तो दोनों कैंसिल कर लेंगे, यहाँ म्यू ए डिनोमिनेटर में, यहाँ म्यू ए न्यूमरेटर में, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, वैल्यू क्या आएगी 1। अब अगर देखें बच्चों तो यहाँ ज्योमेट्रिकली देखा जाए कि सो दिस लाइन, दिस नॉर्मल एंड दिस नॉर्मल आर पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑन सच वे दिस एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल आई डैश। ज्योमेट्रिकली हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ज्योमेट्रिकली देखें तो एंगल आई जो है, सॉरी एंगल आर जो है वो किसके बराबर होगा, दिस विल इक्वल्स टू एंगल आई डैश। ठीक है, ये हमें पता चलता है, ये ज्योमेट्रिकली हम जानते हैं। सो एंगल आई और एंगल आर डैश अगर सेम है तो उसकी साइन वैल्यू एक दूसरे को क्या करेगी, कैंसिल कर लेगी, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमें क्या मिला, साइन आई अपॉन साइन ई इज इक्वल्स टू 1 और साइन आई इज इक्वल्स टू साइन ई, और सिंपली एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल ई। तो हम ये जानते हैं कि इन ग्लास स्लैब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंट। इस पॉइंट को हम अपने दिमाग में रखेंगे कि इंसिडेंट रे जो एंगल बना रहा है दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंड इंसिडेंट रे जो एंगल बना रहा है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इमर्जेंट रे जो एंगल बना रहा है वह एंगल ऑफ इमर्जेंट कहा जाएगा। और दोनों को हम लोगों ने क्या प्रूव किया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंट। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ इमर्जेंट के बराबर है। अब हम ये जानेंगे कि इस लेटरल शिफ्ट की वैल्यू कितनी है। ठीक है बच्चों, तो इसको देखा जाए कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लेटरल शिफ्ट। बहुत ही इजी है, हमें छोटे से न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से हम उसे पा सकते हैं। तो देखते हैं क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसे।